नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारुठिया, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीए थर्ड ईयर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और नियमित विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि बच्चों आप जानते हो, आप तृतीय वर्ष कला में आपका प्रवेश हो चुका है और तृतीय वर्ष कला में दो प्रश्न पत्र आते हैं। पहला आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का अर्थ ये हुआ कि जब से मुगल साम्राज्य का अवसान हुआ, उसके उपरांत यूरोपियन जातियां भारत में आई, व्यापार करने के मार्फत से या व्यापार करने के उद्देश्य से। उसके उपरांत उन्होंने किस प्रकार से भारत के गिरते हुए मुगल साम्राज्य का पतन किया और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनका भी खात्मा किया और उस खात्मे के बाद में अपने आप को स्वयं को व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़े। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम मुगल साम्राज्य का अवसान पढ़ेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का यूरोपियन जातियों के साथ में जो संघर्ष हुआ उसको अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम जो अंग्रेज थे उन्होंने व्यापारिक शक्ति से स्वयं को राजनीतिक शक्ति की ओर किस तरीके से स्थापित किया, उनका स्थापित करेंगे। भारत में किस प्रकार से वो है साम्राज्य स्थापित कर सके, अन्य यूरोपियन जातियों को भी उन्होंने पराजित किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ में उनके संघर्ष की स्थिति, इन सब का अध्ययन हम इस आधुनिक भारत के इतिहास में करेंगे। अब आधुनिक भारत का इतिहास का अगर हम कड़ी जोड़ना चाहें तो मैं थोड़ा पृष्ठभूमि पर ले चलता हूं आपको। पुनर्जागरण यूरोप में हुआ और पुनर्जागरण ने एक नई सोच दी। औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र में हुई, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में धर्म सुधार आंदोलन हुए। राजनीतिक क्षेत्र में पॉप की शक्ति या चर्च की शक्ति कमजोर हुई और एक तरीके से राजतंत्र और कुछ अर्थों में प्रजातंत्र उनका भी विकास होने लगा। अब ऐसे में दो मुख्य चीजें जो सामने आती है वो है, सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन की बात करें और पुनर्जागरण की, तो धर्म सुधार आंदोलन ने राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक मंच पे तो परिवर्तन किया ही, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के परिवर्तन किया। आर्थिक परिवर्तन में औद्योगिक क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा, बाजार की मांग हुई, कच्चे माल के लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई और पके हुए माल के लिए यानी निर्मित माल के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। यूरोपियन जातियां यूरोप से निकलकर बाहर की ओर आई और बाहर की तरफ आने के बाद उन्होंने एशिया के उन राष्ट्रों में जहां पर की राजनीतिक स्थितियां कमजोर है, राजनीतिक स्थितियां क्षेत्रीय उसमें विभाजित है और आर्थिक प्रबलता है, संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक प्रचुर मात्रा में मौजूद है, ऐसे करवा और ऐसे राष्ट्रों का या ऐसे भूभाग की तलाश की। उन भूभागों में भारत पर दृष्टि गिरी और जिस तरीके से हम देखते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा कुमारी अंतरीप का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचे थे और उसके बाद में डच हालैंड वाले आए, फिर फ्रांस अंग्रेज आए और फ्रांस आया। तो धीरे 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 इन यूरोपीय जातियों ने अपने व्यापारिक लिए और इन्होंने, चूंकि भारत यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों में है, ईस्ट दिशा में, पूर्वी दिशा में है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जिस भी राष्ट्र ने कंपनी की स्थापना की उसके आगे उसी देश का नाम हो गया। जैसे फ्रांसीसियों ने की तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ने की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डचेस ने की तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालों ने की तो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन चूंकि दीर्घ काल तक भारत में व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों का रहा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जब कहीं भी आधुनिक काल के उत्तरार्ध में, यानी आधुनिक काल का उत्तरार्ध का मतलब 1850 के बाद में वर्णन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है, तो हमको स्वतः ही समझ में आ जाता है कि वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं या अध्ययन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर रहे हैं। बच्चों, इस बात का हमको बहुत अधिक ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आता है कि जो यूरोपियन राष्ट्रों ने किस प्रकार अपने आप को यहां पर स्थापित किया। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो जातियां थी
यानी अपने जो समकक्ष देश थे उनको साइड बार करने की कोशिश की, यानी भारत से धीरे धीरे उनको परागमन का रास्ता दिखाया। तदुपरांत वह भारतीय शासकों, क्षेत्रीय शासकों और उन राजाओं को जो कि बहुत अच्छे प्रांत के, बहुत प्रबल आर्थिक प्रांत के, बहुत अधिक सैनिक प्रबल प्रांत के थे, उनके समक्ष चुनौती प्रस्तुत की, उनको किसी न किसी एन के प्रकरण पराजित किया और उसके बाद उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव का नाम सुनते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई लॉर्ड क्लाइव में, तो पहले आज प्रारंभिक में मैं आपको परिचय पढ़ा दूं कि सबसे पहले उन्होंने ऐसे राज्य की तलाश की जहां पर कि उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा हो। अब भारत के उत्तराधिकारी के युद्ध में उन्होंने कोई ना कोई एक पुत्र या एक जो वेद होगा और एक अवेद उत्तराधिकारी होगा, तो किसी न किसी उत्तराधिकारी को उन्होंने मदद करने का प्रयास किया ताकि दूसरे के साथ में उसकी विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जाए या दूसरों के साथ में उनका एक तरीके से स्ट्रगल शुरू हो जाए और उस पर्टिकुलर साम्राज्य में उनको हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। और ऐसे उनको दो मिल गए, कर्नाटक के, जैसे हम बताते थे, कर्नाटक के और हैदराबाद के, जो वहाँ राजा शासक मरने के बाद 1745 से लेकर 1855 तक का ये जो पढ़ा जाता है इतिहास, उसमें ये कर्नाटक के 3 युद्ध हुए और हैदराबाद के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। तो एक बात तो आप इस पर चर्चा करेंगे और दूसरी बात आगे होगी कि फिर उन्होंने किस महत्वपूर्ण प्रांतों पर अपने विजय प्राप्त की। तो प्लासी का युद्ध सामने आता है जो 1757 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना उस एक तरीके से वहां कहला जाती है। 1757 में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और लेकिन अभी तक वह व्यापारिक शक्तियां प्राप्त कर रहे थे, राजनीतिक उन्होंने स्थायित्व प्राप्त नहीं किया था। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने उत्तर भारत के अवध, मुगल साम्राज्य और बंगाल तीनों के ही राजाओं को बुरी तरह से पराजित करके बक्सर के युद्ध में प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। इन सब का अध्ययन हम इस तृतीय वर्ष में करेंगे। तो आज मैंने आपको इस तरीके से परिचय के रूप में ये पढ़ाया कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम किस प्रकार का और किस विषय पर महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।